इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक महिला ने अपने 2 बच्चों को मारने के बाद खुदकुशी कर ली। तीनों फांसी के फंदे में झूलते मिले। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक बच्चों की उम्र 4 महीने और 4.5 साल है। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली से बड़ी खबर ये कि एक महिला ने अपने 2 बच्चों को मारा और उसके बाद खुदकुशी कर ली। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है, किन परिस्थितियों में ये कदम महिला ने उठाया, क्या वजह रही? देखिए, बड़ी दुखद घटना दिल्ली से सामने आई है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता था और दोनों के बीच में इस मनमुटाव की वजह से बीती रात भी झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पति घर के बाहर था। लेकिन अचानक पत्नी ने जो है दरवाजा बंद किया। उसके बाद दोनों छोटे मासूम बच्चे, जिनमें एक छोटी बच्ची थी 4 महीने की और उसके छोटे बेटे, दोनों को फांसी पर लटकाया और उसके बाद खुद भी पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। और उसके बाद जब पड़ोसियों ने ये सब आवाजें सुनी तो चिल्लाने की आवाजें आई थी बच्चों की, और उसके बाद पड़ोसी बचाने के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन जब तक दरवाजा तोड़ा जाता तब तक तीनों जो है फांसी के फंदे में मिले। तो पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। मामले की जानकारी उसके पति से भी दी जा रही है, क्योंकि अक्सर वहां पर झगड़ा होता था और जिसकी वजह से महिला जो है काफी परेशान थी। मृतक महिला का नाम कविता है, जो काफी समय से यहाँ पर रह रही थी और उसका पति जो है एक रेहड़ी पटरी में काम करता है। और यही वजह है कि अब पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद किसी को भी विश्वास नहीं है कि ऐसा एक माँ जो है अपने बच्चों के साथ भी कर सकती है। और इस वक्त एक बड़ी खबर बंगाल चुनाव से जुड़ी। बीजेपी ने चुनावी रण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। ममता बनर्जी फिलहाल भवानीपुर से विधायक हैं, लेकिन हाल ही में शुभेंदु अधिकारी की टीएमसी छोड़ने के बाद उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उधर चर्चा है कि बीजेपी भी ममता को नंदीग्राम में घेरने के लिए शुभेंदु को नंदीग्राम से ही मैदान में उतार सकती है। और अगर ममता भवानीपुर से भी चुनाव लड़ती हैं तो बाबुल सुप्रियो वहां ममता को घेरने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। मतलब यह कि बीजेपी के 2 बड़े नाम ममता को नंदीग्राम और भवानीपुर में घेर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बंगाल चुनाव से जुड़ी। बड़ी खबर यह कि एक तरफ जहां नंदीग्राम से ममता बनर्जी एक रैली के दौरान ऐलान कर चुकी है कि वो नंदीग्राम से लड़ेंगी चुनाव, तो अगर नंदीग्राम से चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी की तैयारी है कि शुभेंदु अधिकारी को, संभावना ऐसी बनती हुई दिख रही है। हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि हो सकता है शुभेंदु अधिकारी को वहां से उतार दिया जाए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का वहां पर कर्म भूमि है। तो वहीं दूसरी तरफ बाबुल सुप्रियो की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर भवानीपुर से भी चुनाव लड़ती है ममता बनर्जी तो वहां वो घेरने के लिए तैयार होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कौन किस सीट से लड़ेगा, इसे लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति का मंथन लगातार जारी है। लेकिन इस सबके बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से खड़े होने की इच्छा जाहिर कर दी है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट के मुताबिक बाबुल ने कहा है कि अगर इस बार भी ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव में खड़ी होती हैं तो वो उनके खिलाफ उतरना चाहेंगे। इससे पहले ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, जहां से उनके खिलाफ बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को उतारने की तैयारी कर ली और खबर है कि उनके नाम पर सहमति भी बन चुकी है। लेकिन बस बाकी है तो औपचारिक ऐलान। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, उनसे हम बात करते हैं। सर, बंगाल को लेकर के मंथन हुआ, कब तक टिकट की घोषणा हो जाएगी? वो आप जब होगा, पार्टी जब डिसाइड करेगी उस वक्त अनाउंसमेंट हो जाएगी। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये डायनेस्टी पार्टी नहीं है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। बहुत ही अच्छे से डिस्कशन होते हैं। जो योग्य व्यक्ति है उसी को टिकट मिलती है, आपको मालूम है। और वो अनाउंसमेंट जब होगा आपको पता चल जाएगा कौन सी। 11 तारीख को नंदीग्राम से ममता बनर्जी नॉमिनेशन कर रही हैं। कौन बीजेपी का कैंडिडेट होगा? ये वो अब जब अनाउंसमेंट होगा आपको पता चलेगा। शुभेंदु अधिकारी वहीं के हैं। उन्होंने पहले भी कह दिया कि अगर उनको टिकट मिली तो वो 50,000 से जीतेंगे, अगर उनकी जगह में किसी और को टिकट मिली उसी को भी 50,000 से जितवाएंगे। तो मैं इसका सराहना करते हैं। सर, मैं भवानीपुर से भी बात हो रही है। सर, क्या आप चुनाव बहुत सीरियस इलेक्शन है, इसमें आप स्पेकुलेशन की बात ना करें। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी इशारा किया है कि बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में घेरने का मौका नहीं छोड़ेगी और ममता जहां से भी चुनाव लड़ेंगी वहां से बीजेपी मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। How many seats you've discussed and when we are expecting to the details of that out? अभी केवल 2 फेज के लिए 60 सीट के लिए चर्चा हुई है हमारे,
और अभी 60 सीट का ऊपर निर्णय होगा और फर्स्ट फेज में उतना ही घोषणा होगा। अच्छा सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि नंदीग्राम से आखिर शुभेंदु अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि वो ममता बनर्जी को वहां से हरा लेंगे 50,000 ज्यादा वोटों से, तो वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं? ना, उससे वो सिटिंग एमएलए हैं और मंत्री भी थे, उनका सीट है और मुझे लगता है कि वो वहाँ लड़ना चाहेंगे भी। पार्टी निर्णय लेगा और लड़ेंगे तो पार्टी पूरा पीछे खड़ा रहेगा। उस पर भी तो बात हुई होगी क्योंकि बहुत ज्यादा वो भी इससे 2 फेज में वो चुनाव होना है वहाँ पे। हाँ, सबका चर्चा हुआ है, लेकिन उसका फाइनल जो होगा वो केंद्रीय समिति करेगी। तो ममता बनर्जी को ये भी सुनने में आ रहा है आप लोग दोनों सीट से घेरने की कोशिश कर रहे हैं? तो स्वाभाविक है, हर सीट में और अच्छा कैंडिडेट देके हम पूरा ताकत लगा लड़ेंगे। और आने वाले आगे वाले दिनों हम किस तरह से आपसे वहाँ पे कैंपेन किस तरह से देखेंगे बीजेपी की तरफ से? जैसे कि लोकसभा के समय हमने कैंपेन किया और जीता, इस बार का चुनाव भी पूरा शक्ति लगा करके सीरियस हम लड़ाई करेंगे। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोलकाता से अरुण सिंह हमारे साथ हैं और कोलकाता में बीजेपी दफ्तर से अमित सिंह जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ हैं। सबसे पहले अरुण, आपके पास आते हुए, ये शुभेंदु अधिकारी को लेकर इतना मंथन क्यों हो रहा है? क्योंकि जब नंदीग्राम में ममता ने ऐलान किया था तो शुभेंदु अधिकारी खुले तौर पर रैली में कहते नजर आए थे कि मैं चुनौती दूंगा ममता बनर्जी को, 50,000 वोटों से उनको मात दूंगा। फिर इतना मंथन उनके नाम पर क्यों? देखिए, शुभेंदु अधिकारी हो चाहे ममता बनर्जी, दोनों के सामने संकट एक ही है कि क्या एक ही सीट तक सिमट करके रह जाएं। बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि ममता बनर्जी की दोनों सीटों पर इतने कड़े उम्मीदवार उतार दो, इतने ज़मीनी उम्मीदवार उतार दो कि वो अपनी 2 कंस्टिट्यूएंसी के अलावा बाकी 294 पर फोकस न कर पाएँ। और इसकी वजह से क्या होता है, जब आपका स्टार प्रचारक किसी ऐसी जगह पे जाता है विधानसभा में जहां 2-4 हज़ार से कैंडिडेट हार रहा है और ममता बनर्जी की रैली हो जाए या शुभेंदु अधिकारी की रैली हो जाए तो वो सीट वो जीत जाता है। और यही दिक्कत बीजेपी के साथ भी है। वो सोच रही है कि क्या शुभेंदु अधिकारी को सिर्फ नंदीग्राम तक सीमित कर दें या 110 सीटें जो अधिकारी परिवार के प्रभाव की हैं पूरे इलाके में, सिंगूर नंदीग्राम से लेकर के पूरे इलाके में, क्या वहां पर उनका फायदा लिया जाए या उनको एक विधानसभा में समेट दिया जाए। तो दोनों तरफ सवाल वही है कि उनके जो स्टार प्रचारक हैं या जमीनी नेता हैं, क्या अपनी विधानसभा में ही वो गुणागणित करते रह जाएं या बाकियों की नैया पार लगाएं। मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से कहा था, उसके बाद ममता बनर्जी तो अभी 11 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करने जा ही रही हैं। तो अब बीजेपी को यह फैसला लेना है कि दोनों सीटों पर शुभेंदु अधिकारी और बाबुल सुप्रियो को क्या वो उतारते हैं या इनका पूरे प्रदेश में इस्तेमाल करते हैं। और बाबुल सुप्रियो के इस ऐलान के मायने क्या अरुण, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे 2 सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर अमित सिंह है, दिल्ली से अमित पांडे। अमित पांडे, आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले कोलकाता रुक कर लेते हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर अमित सिंह वहां पर मौजूद हैं। अमित, वहां पर कुछ पता चल पा रहा है? क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक हुई है, कहा तो ये जा रहा है कि पहले चरण और दूसरे चरण के नामों पर मंथन हुआ है। क्या कुछ फाइनल भी हो सका है? वहां से कोई जानकारी आप तक? जी हाँ, फिलहाल यही यहाँ पर जो चर्चाएं हैं कि 80 सीटों का नाम जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो पुख्ता जानकारी है वो किसी को यहाँ पर नहीं मिली है। सबका नज़रें जो है सीईसी की बैठक के बाद जो सूची निकलने वाली है उस पर होंगी। लेकिन एक बात तय है कि भवानीपुर और नंदीग्राम 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर हर किसी की नज़र है, जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी नज़रें हैं कि भवानीपुर और नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ कौन लड़ता है। नंदीग्राम से जितने भी यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी के नेता हैं, उनका यह मानना है कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को ही लड़ना चाहिए, क्योंकि 2006-7 में पहली बार ममता बनर्जी चर्चा में आई थी और सिंगूर नंदीग्राम का जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन के बाद ही पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर स्वीकार किया था, विपक्ष के नेता के तौर पर स्वीकार किया था। उस समय ममता बनर्जी के बगल में खड़े थे शुभेंदु अधिकारी। उसके बाद 2011 में सत्ता में आती है ममता बनर्जी, उस समय भी उनके बगल में खड़े होते हैं। 2011 से लेकर 20 तक ममता बनर्जी के साथ शुभेंदु अधिकारी बगल में खड़े रहते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी की वजह से खटपट होती है। और उसके बाद अब शुभेंदु अधिकारी जब अलग हो गए हैं तब अब सबका यही जिस तरीके से नंदीग्राम में पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर में भूमिपुत्र के नाम से जाने जाते हैं शुभेंदु अधिकारी, इसी वजह से जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका यही मानना है कि शुभेंदु अधिकारी को अगर टिकट देती है पार्टी नंदीग्राम से तो वो कड़ा लड़ाई लड़ेगा। और यहाँ तक कि जो उन्होंने दावा किया है कि 50,000 वोटों से हराएंगे ममता बनर्जी को, तो 50,000 नहीं उससे भी ज्यादा वोटों से हराएंगे। तो सबकी नजरें, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं स्टेट पार्टी ऑफिस में, उनकी सबकी नजरें जो हैं वो नंदीग्राम और भवानीपुर सीट पर होगी कि कौन किसको वहां से टिकट दिया जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी को वहां बांध के रखना एक बड़ी बात होगी। अगर ममता बनर्जी को वहां पर बांध के रखा जाता है तो बाकी जो बचते हैं 292 सीटें, उन सीटों पर जो है बीजेपी एडवांटेज ले सकती है। जी
और क्या इसीलिए नंदीग्राम और जो भवानीपुर है उसको लेकर मंथन चल रहा है। हम लौटेंगे अमित आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर मुंबई से, जहां सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स कनेक्शन मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी चार्जशीट में मुख्य आरोपी के तौर पर चक्रवर्ती का नाम शामिल किया। रिया समेत कुल 33 लोगों को इस चार्जशीट में आरोपी बनाया गया। इसके अलावा रिया के करीबियों और कई ड्रग्स पेडलर और सप्लायर के नाम भी चार्जशीट में आरोपी के तौर पर शामिल हैं। तो 12,000 पन्नों की चार्जशीट है और बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती भी उनमें आरोपी है। सुशांत केस में आज चार्जशीट दाखिल करेगी एनसीबी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की जाएगी, जो कि 12,000 पन्नों की बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि चार्जशीट में रिया का नाम भी शामिल किया गया। रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी बनाई गई है इस पूरे मामले में। इसके अलावा 33 लोग, यानी रिया समेत कुल 33 लोग इस 12,000 पन्नों की चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स कनेक्शन मामला, जिसमें आज एनसीबी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। और बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती के नाम को शामिल किया गया। रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी बनाई गई हैं इस चार्जशीट में, जो आज एनसीबी की तरफ से दाखिल की जाएगी। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है चार्जशीट के बारे में? और जी देखिए, 16/2020 जो कंप्लेंट केस फाइल किया था सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स कनेक्शन मामले में, उसमें आज जो समीर वानखेड़े है जोनल डायरेक्टर, वो एक महत्वपूर्ण चार्जशीट है 12,000 पेज की, वो एनसीबी की जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कोर्ट है वहां पर दाखिल करेंगे। इसमें कुल 33 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती है। इसके अलावा शोभिक है, सैमुअल मिरांडा है, और इसके अलावा जो कई ड्रग्स पेडलर और ड्रग्स सप्लायरों के नाम सामने आए थे उनका नाम भी इसमें शामिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो ड्रग्स की बरामदगी हुई थी, व्हाट्सएप चैट, कई फोरेंसिक एविडेंस के आधार पर ये चार्जशीट कोर्ट में आज दाखिल हो रही है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी गायत्री और बता दें, जो एनसीबी सूत्रों से आ रही है कि 3 महीने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर सकती है, जिसमें सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को भी आरोपी बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कई अहम सबूत मिले थे। और उस पूरे मामले की जांच जो है अभी तक जारी है। उनके मोबाइल फोन की कई फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो अभी आना बाकी है। इसलिए एनसीबी के जो टॉप सोर्सेज है उनका कहना है कि 3 महीने बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के नाम को भी शामिल किया जा सकता है। आनंद, अब मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती चार्जशीट में उनके नाम को शामिल किया गया है, कितनी मुश्किलें अब आगे उनकी बढ़ सकती है? और आप बता रहे हैं कि दूसरी चार्जशीट में श्रद्धा और सारा अली खान का नाम भी सामने आ सकता है। 2 कंप्लेंट केस फाइल हुए थे, जो एनसीबी की भाषा में ये जो चार्जशीट है पुलिस की भाषा में चार्जशीट कहते हैं, लेकिन एनसीबी भाषा में कंप्लेंट आज फाइल करने जा रही है कोर्ट में एनसीबी। तो 16,002/20 में जो रिया चक्रवर्ती है इनको गिरफ्तार किया गया था, और इसके बाद कई दिनों तक ये मुंबई की जेल में बंद रही थी। उसके बाद इन्हें कोर्ट से जमानत मिली थी और फिलहाल रिया चक्रवर्ती जमानत पर है। इसमें कई और आरोपी हैं, उन्हें भी जमानत मिल चुकी है। तो ये 12,000 पेज की जो चार्जशीट है, ये रिया चक्रवर्ती के जो व्हाट्सएप कॉल और इनके पास से जो बरामदगी हुई थी इनके साथियों के पास से, उस सब चीजों का आधार बनाकर ये चार्जशीट जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज कोर्ट में पेश करने जा रही है। और जाहिर तौर पर चार्जशीट पर संज्ञान कोर्ट कब लेगी देखना होगा, आगे फिर किस तरह की इसमें जो कानूनी मुश्किलें हैं उनका सामना रिया चक्रवर्ती और अन्य आरोपियों को करना पड़ सकता है। तो 12,000 पन्नों की चार्जशीट आज एनसीबी की तरफ से कोर्ट में दाखिल की जाएगी। बड़ी बात यह कि रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया गया है। और आइए एक बार फिर से लौटते हैं बंगाल की सियासत पर। पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 विधानसभा चुनाव को लेकर कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बैठक की। दिल्ली में हुई यह बैठक करीब 4.5 घंटे तक चली, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम और पश्चिम बंगाल के कई बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में हुई इस बैठक में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए करीब 80 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल कर लिया गया है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति अगली बैठक अब 9 मार्च को करेगी। तो 80 नामों को फिलहाल पश्चिम बंगाल में फाइनल कर लिया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन 9 मार्च को अब अगली बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की। अमित पांडे हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बताइए तो क्या रहा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, और अब 9 मार्च को जब बैठक होगी तो क्या उम्मीद, क्या तब ऐलान होगा नामों का? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 4.5 घंटे की जो मैराथन बैठक चली थी, वो उसके प्रमुख बिंदु यही थे कि जितने जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े लोग हैं, उनको मैदान में उतारा जाएगा। ममता बनर्जी को उन्हीं के घर में घेरने की कोशिश की जाएगी, और जो जितने भी बीजेपी के बंगाल के जो नेता हैं, प्रदेश के हर हिस्से का सिलसिलेवार तरीके से दौरा करेंगे। ये चीज़ इसमें सहमति बनी। करीब 80 सीटों पर नाम फाइनल हुआ, जिसमें से करीब 60 सीटें हैं
पहले और दूसरे चरण में उनकी लिस्ट, उनकी सूची आज जारी हो सकती है। और कल ही बैठक के बाद जितने भी बंगाल के शीर्ष नेता हैं बीजेपी के, वो वापस रवाना हो गए हैं कोलकाता, बंगाल में अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए। और जहां तक 9 मार्च को होने वाली बैठक का सवाल है, वहां भी उसमें भी अहम बैठक होगी। बाकी का जो साउथ बंगाल है, सीमावर्ती इलाका है, वो उनमें अगले चरणों में चुनाव होने हैं, वहां के कैंडिडेट्स पर चर्चा होगी। तो बड़ी जानकारी अमित दे रहे हैं, बड़ी जानकारी है कि जिन 80 नामों पर को फाइनल किया गया है, उनके नामों का ऐलान आज हो सकता है, यानी वो लिस्ट आज जारी हो सकती है। अमित, लौटेंगे आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता में होने वाली रैली के लिए बीजेपी ने पोस्टर कर दिया है जारी। पीएम 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रैली करेंगे, जिसके लिए जारी पोस्टर पर बांग्ला भाषा में असली परिवर्तन के लिए बीजेपी का अभियान नारा लिखा नजर आया। इस पोस्टर के जरिए लोगों से ब्रिगेड मैदान पहुंचने की अपील की गई है। ब्रिगेड मैदान, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली होगी, और इसको लेकर बाकायदा नारा जारी कर दिया गया है। अरुण, इस नारे के क्या मायने और क्या तैयारी प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर के तैयारियों का आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सबको यहाँ पर पूरे प्रदेश में, न सिर्फ कोलकाता में बल्कि प्रदेश के तमाम हिस्सों में भेज दिया गया, जहाँ से वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जागरूक करके परेड मैदान में यहाँ पर ले आएंगे, ब्रिगेड मैदान जिसको कहते हैं। और कहते हैं कि इसकी क्षमता कई लाख है, 10 लाख से ऊपर की क्षमता है। तो इसको भरना और यहाँ से हुंकार भरना एक बड़ा संदेश देगा ममता बनर्जी को, और इसीलिए पोस्टर जारी किएंगे। ये पोस्टर प्रदेश के हर हिस्से में लगाए जाएंगे। हालांकि ममता बनर्जी ने अपने काडर को ये निर्देश दिए हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, कि प्रधानमंत्री की रैली के पहले पूरे कोलकाता को तृणमूल कांग्रेस के झंडे, बैनर और पोस्टरों से पाट दिया जाए। तो एक तरह से पोस्टर युद्ध भी देखने को मिलेगा। और ब्रिगेड मैदान में कौन कितनी भीड़ जुटाता है, ये टेम्परेचर नापने का एक तरीका होता है कि सियासत का टेम्परेचर किसका हाई चल रहा है। तो प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों की अगर मैं बात करूं, एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, उसके लोग पहले से ही आ चुके हैं। शहर की जितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उसका मुआयना कर चुके हैं। इसके अलावा मैदान को मुआयना कर चुके हैं। किसी भी तरह की कोई हिंसा, अनहोनी को टालने के लिए प्रशासन एकदम मुस्तैद है। वो केंद्रीय अर्धसैनिक बल और केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। साथ ही साथ बीजेपी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को ब्रिगेड मैदान पहुंचने के लिए कह दिया। जी, लौटेंगे अरुण आपके पास। उधर ममता बनर्जी की टीएमसी आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट कर सकती है जारी। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की खबर के मुताबिक टीएमसी एक साथ अपने सभी 294 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। 3 दिन से ममता बनर्जी के घर टिकटों के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, और खबर यह भी है कि सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए ममता बनर्जी अपने मौजूदा 75 विधायकों का टिकट काट सकती है, जबकि इस बार टीएमसी 35% टिकट महिलाओं को दे सकती है। और साथ ही जानकारी यह मिल रही है कि बंगाल फिल्म जगत के कुछ कलाकारों को भी ममता बनर्जी चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो 3 दिन से टीएमसी में बैठकों का दौर, और आज लिस्ट का ऐलान हो सकता है। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या लग रहा है आज 294 सीटों पर टीएमसी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाए? जी हाँ, बिल्कुल ज़्यादा यही लगाया जा रहा है कयास कि आज जो है ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी की तरफ से जो 294 सीटें हैं उसका सूची, सभी कैंडिडेट्स की सूची आज जारी हो सकती है। वजह साफ है कि जिस तरीके से ज़्यादा नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, महिला चेहरों को मौका दिया जा रहा है, और टॉलीवुड की कुछ फिल्मी हस्तियों को भी यहाँ पर चेहरा दिया जा सकता है। जिस तरीके से हमने 2019 लोकसभा चुनाव में मिमी चक्रवर्ती और बसीराट में नुसरत जहाँ को देखा था कि वो उनको टिकट दिया गया था और दोनों जीती थी। जिस तरीके से पिछले 10 सालों से टीएमसी सरकार सूबे की सरकार पर, सूबे की सत्ता पर आसीन है, तो उसी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए और प्रशांत किशोर के कहने पर अब ये इस तरीके से लगातार जो है नए चेहरों को यहाँ पर नए चेहरों को मौका देने की बात की जा रही है, नए चेहरों को टिकट देने की बात की जा रही है, और बड़े ही गुपचुप तरीके से की जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसे भी टीएमसी के विधायक थे जिनको मालूम चल गया था कि इस बार
उनको टिकट टीएमसी की तरफ से नहीं दिया जाने वाला है। इस वजह से उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था और कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर एज बता रही थी इस चुनाव में। लेकिन अब जब आज जब 294 सीटों का ऐलान हो जाएगा तो जिन विधायकों को, जो सिटिंग विधायक है, जब उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो अब देखना होगा कि वो किस तरफ जाते हैं। क्या वो बीजेपी की तरफ जाते हैं, बिल्कुल किस तरीके की स्थिति बनेगी, किस तरीके की स्थिति बनेगी। और समझते हैं अरुण, क्योंकि ये खबर आपकी है, इसलिए सवाल आपसे कि 75 विधायक ऐसे जिनके टिकट काट दिए जाएंगे, फिर क्यों ऐसा एक्शन लिया जा रहा है, क्यों इस तरह का कदम उठाया जा रहा है? और दूसरी बात यह कि कहा जा रहा है कि 35% महिलाओं को टिकट देने पर विचार कर रही है टीएमसी। देखिए, टीएमसी का नारा क्या है कि अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने माटी की बहन बेटी ही बंगाल में चाहिए। तो अगर आप बहन बेटी की बात करते हैं तो बहन बेटी को उचित प्रतिनिधित्व भी देना पड़ेगा। और दूसरी बात, जहां तक टॉलीवुड की बात है, आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां को टिकट देकर के कितनी आसानी से वो जिता के ले गई संसद में। उनको ऐसा लगता है कि इन चेहरों का पब्लिक में क्रेज होता है टॉलीवुड के, और अगर उनको टिकट दिया जाए तो वो आसानी से जीत सकते हैं। और इसीलिए 35% महिलाओं को देने का इसलिए फैसला किया गया है क्योंकि ममता बनर्जी महिला हैं। इसके अलावा पार्टी में तमाम लोग जो ठीक ठाक पदों पर हैं उनमें महिलाओं की संख्या ठीक ठाक है, और इसलिए महिला वोटर जो 40-50% के आसपास होती है उनको आकर्षित करने के लिए चाल चली गई है। दूसरी जो बात है, प्रशांत किशोर की जो टीम है पिछले 1-1.5 साल से वो ग्राउंड पर जाकर के जो विधायक हैं उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रही थी, और उसके रिकमेंडेशन के आधार पर लगभग 75 जो विधायक हैं जिनकी छवि ठीक नहीं है अपने क्षेत्र में, उनका टिकट काट के एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना चाहती है ममता बनर्जी। लौटेंगे अरुण आपके पास। उधर असम विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई। असम में 126 विधानसभा सीटें हैं जिनमें असम गण परिषद यानी कि एजीपी को 26, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यानी कि यूपीपीएल को 8 और बाकी की 92 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। खबर यह भी है कि सीट शेयरिंग फार्मूला का आज आधिकारिक तौर पर भी ऐलान किया जा सकता है। तो आपको बता दें, असम में सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर सहमति बन चुकी है। 92 सीटें हैं जिन पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। एजीपी को मिल सकते हैं 26 सीटें और 8 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी यूपीपीएल, और इसका आज औपचारिक ऐलान हो सकता है। तो इसको लेकर भी लगातार मंथन चल रहा था। और उसके बाद असम के लिए बीजेपी का फॉर्मूला सीट शेयरिंग का 92 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है चुनाव। कब तक हो सकता है औपचारिक ऐलान, अमित पांडे? देखिए, आज इसके ऐलान होने की पूरी संभावना है। 3 दौर की अहम बैठक चल चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के आवास पर अलग अलग बैठक हुई थी। कल फिर जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी असम के बैठक हुई थी, जिसमें असम के मुख्यमंत्री और हेमंत बिस्वा शर्मा, असम गण परिषद के भी जो नेता थे वो वहाँ पर मौजूद थे। तो आज ऐलान हो सकता है कि कौन सी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक मजबूरी भी, राजनीतिक एक रणनीति भी है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि पहले से ही असम में एक सशक्त गठबंधन मौजूद है कांग्रेस के नेतृत्व में। वहां पर कांग्रेस और जो अलग पार्टियां, तो बीजेपी के और एनडीए के ऊपर ही दबाव था कि जल्दी से वो अपने रणनीति को अपने गठबंधन घटक दलों के साथ मिलकर चुनावी तस्वीर पेश करें। और बैठकों के दौर के बाद अब ये लगभग फाइनल हो गया है। और हालांकि एजीपी ये डिमांड कर रही थी असम गण परिषद की, हमें और ज़्यादा सीटें मिलें, लेकिन अभी फिलहाल 26 से या यूँ कहें 26 सीट पर सहमति बनती हुई दिख रही है और आज इसकी अहम घोषणा हो सकती है। तो असम में एनडीए का क्या चेहरा होगा? अमित, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। असम में बीजेपी की चुनावी रणनीति से जुड़ी बड़ी खबर है कि न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बीजेपी सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री पद के लिए आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं करेगी। खबर है कि चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री पद पर लेगी फैसला। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बीजेपी चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री के पद को लेकर किसी नाम पर तस्वीर साफ करेगी। असम चुनाव पर यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर यह कि सूत्र बता रहे हैं बीजेपी सर्बानंद सोनोवाल के लिए आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद को लेकर घोषित फिलहाल नहीं करेगी, क्योंकि जानकारी यह मिल रही है कि चुनाव नतीजे आने के बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री पद के लिए रहेंगे या फिर नहीं। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर। असम में बीजेपी की सरकार है और इस सबके बीच जो बड़ी खबर असम चुनाव को लेकर मिल रही है, यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी की,
ये रिपोर्ट है, ये खबर है कि बीजेपी फिलहाल मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीर साफ नहीं करेगी, स्पष्ट नहीं करेगी कि कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि चुनाव नतीजों के बाद ही बीजेपी कोई फैसला लेगी कि क्या सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर नहीं। लेकिन इससे पहले, चुनाव से पहले उनके नाम का ऐलान नहीं होगा। यतेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। यतेंद्र, क्या पता चल पा रहा है? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उस हिसाब से मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के लिए एक बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है कि आमतौर पर होता है कि जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो अगले चुनाव में जब जाते हैं तो उसी मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ जाते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी में बड़ा घमासान, खासकर आसाम बीजेपी में मचा हुआ है और हेमंत विश्व लगातार प्रेशर बना रहे हैं आलाकमान के ऊपर कि चुनाव के बाद ही फैसला हो। तो ऐसे में उनका प्रभाव वहां देखते हुए बीजेपी ने रणनीति यही बनाई है कि सर्बानंद सोनोवाल जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनके नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया जाएगा। हेमंत विश्व कोशिश कर रहे थे कि उनकी वाइफ को टिकट मिले, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हेमंत विश्व को भी विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है, यानी कि दोनों ही जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में महत्वाकांक्षा या फिर कारण कुछ और है इस फैसले के पीछे? ये बीजेपी आलाकमान का फैसला, जो वहाँ की वर्तमान परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां और जो हेमंत विश्व का जो प्रभाव है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। क्योंकि बीजेपी कोई भी ये नहीं चाहेगी कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ और राजनीतिक तौर पर नुकसान हो, क्योंकि हेमंत विश्व भी काफी समय से तैयारी कर रहे हैं। उनका जो प्रभाव वाले एरिया हैं उनमें उनको मुख्यमंत्री पद के तौर पर वो खुद अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में तो सोनोवाल के नाम का फिलहाल ऐलान नहीं और चुनाव के नतीजों के बाद ही मुख्यमंत्री पद को लेकर किस तरह का कोई ऐलान होगा। और इस बीच आपको बता दें, अभिनेत्री तापसी पन्नू और निर्देशक अनुराग कश्यप की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। टैक्स चोरी के आरोप में आयकर विभाग की ओर से मुंबई और पुणे में चल रही छापेमारी अब दिल्ली और हैदराबाद तक जा पहुंची है। टैक्स चोरी मामले में तीसरे दिन भी छापेमारी जारी है। अब तक की जांच में फैंटम फिल्म पर 2 अलग-अलग मामलों में 650 करोड़ रुपए के टैक्स की हेराफेरी का आरोप है। और इसके अलावा तापसी पन्नू इनकम टैक्स अधिकारियों को 5 करोड़ की जानकारी नहीं दे पाई। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से इनकम टैक्स के अधिकारी पुणे में लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स की छापेमारी 2 बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों पर भी लगातार चल रही है। तो तापसी पन्नू का लैपटॉप जब्त, लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। 650 करोड़ की हेराफेरी का ये पूरा मामला, आईटी के रडार पर ये तमाम सितारे, आईटी रेड का ये तीसरा दिन और लगातार एक्शन में आयकर विभाग। तापसी पन्नू से की जा रही है पूछताछ, अनुराग कश्यप से भी आईटी की तरफ से पूछताछ की गई। 5 करोड़ का सोर्स क्या रहा उसके बारे में सफाई नहीं दे पाई तापसी पन्नू। तो छापेमारी के बाद जहां एक और सियासत गरमाई हुई है, इसी बीच आयकर विभाग का बयान भी आ गया है सामने। आयकर विभाग ने एक बयान जारी कर कहा कि सर्च के दौरान इन प्रोडक्शन हाउस के आय और शेयर में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के सबूत मिले हैं। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं, विवेक और पारस। विवेक, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या जानकारी मिल पा रही है? गायत्री, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि ये इनकम टैक्स छापेमारी का तीसरा दिन है और तीसरा दिन माना जा रहा है कि आज काफी ज्यादा एक्शन हो सकता है। आईटी डिपार्टमेंट बड़े कदम आज ले सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 2 दिन से जो लगातार आईटी डिपार्टमेंट की छापेमारी चली थी, उन्होंने खुलासा किया, एक आधिकारिक बयान जारी करके साफ तौर पे कहा है कि 2 बड़ी टैलेंट एजेंसी, जिसमें पहला क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी और दूसरा KRI टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, इन जगह पर छापेमारी की गई। साथ ही साथ जो फैंटम फिल्म से जो मालिक थे उनके सभी घरों और दफ्तरों में छापेमारी की गई। तो जांच में पता चला कि 650 करोड़ रुपए की जो पूरा मामला है और 650 करोड़ रुपए की जो कमाई दिखाई गई, उनमें उन्होंने टैक्स की चोरी की है, ये साबित हो चुका है। तापसी पन्नू की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि जांच में ये पता चला कि जो 5 करोड़ का इनवॉइस उनके पास से मिला है, उसकी वो ठीक से जानकारी नहीं दे पा रही कि पैसा कहां से आया, कहां का उन्होंने खर्च किया है, कहां का किस किस तरीके से उनकी ये पूरी इनकम हुई है, उसकी जानकारी नहीं दे पा रही है। तापसी पन्नू की मुश्किल इसलिए भी बढ़ रही क्योंकि एक कंपनी उन्होंने खोली थी, उसमें 25 करोड़ रुपए उन्होंने लगाए थे। तापसी पन्नू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उन 25 करोड़ का ब्यौरा भी नहीं दे पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं तापसी पन्नू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अनुराग कश्यप के साथ भी यही हो रहा है, अनुराग कश्यप ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अपना जो कमाई का ब्यौरा है वो ठीक नहीं दे पा रहे हैं। आप मेरे पीछे जो दफ्तर देख रही हैं, कॉमर्स सेंटर की इसी दूसरी मंजिल पर
यहाँ पर अभी भी क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी का दफ्तर है और इनकम टैक्स के जो अधिकारी है, जो इनकम टैक्स की छापेमारी है, तीसरे दिन भी लगातार 24 घंटे यहाँ पर इनकम टैक्स के जो अधिकारी मौजूद रहते हैं। सिर्फ जब शिफ्ट चेंज होती है तब दूसरे अधिकारी यहाँ पे अदला बदली के लिए आते हैं, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार ठीक है विवेक, लौटेंगे आपके पास। इस पूरे मामले पर सियासत भी लगातार शुरू हो गई है। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के खिलाफ आयकर विभाग के छापे को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। संपादकीय में शिवसेना ने तापसी और अनुराग के मोदी सरकार के खिलाफ बोलने के चलते बदले की कार्रवाई कहा। केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह नहीं है, ऐसा मत सर्वोच्च न्यायालय ने रखा और उसी दौरान मोदी सरकार के बोलने वाले कलाकार और खिलाफ बोलने वाले कलाकार और निर्माता निर्देशकों पर इनकम टैक्स के छापे पड़ने लगे। ये संपादकीय में लिखा गया है सामना में। इनमें तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, विकास बहल और डिस्ट्रीब्यूटर मधु मंटेना का नाम प्रमुख है। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप खुलकर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। सवाल इसलिए पैदा होता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का व्यवहार और कामधाम स्वच्छ और पारदर्शी है, अपवाद केवल तापसी और अनुराग कश्यप का है। ये तमाम बातें सवालों के साथ सामना में उठाई गई है शिवसेना की तरफ से। पारस धामा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पारस, इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आप क्योंकि अनुराग कश्यप के घर के बाहर मौजूद हैं, वहां से आपके पास क्या अपडेट? जी, जो रेड परसों शुरू हुई थी अनुराग के घर पे, सुबह 6 बजे जो है आईटी के लोग यहाँ पहुंचे थे, आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पहुंचे थे। सुबह 6 बजे पहुंचे थे परसों और ये रेड जो है आज तीसरे दिन भी कंटिन्यू हुई है, जहां पे और भी कागज जो है वो खंगाले जा रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट द्वारा। साथ ही साथ जो है तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप की मुश्किलें जो है वो कम होती नहीं दिख रही हैं। आज भी पुणे में उनसे पूछताछ होगी, आज भी जो है चीजों के बारे में उनसे पूछा जाएगा। जो ब्यौरा है 650 करोड़ रुपए जो आईटी को जिसका ब्यौरा नहीं मिल पा रहा है, जिसका जवाब जो है नहीं दे पा रहे हैं अनुराग कश्यप और फैंटम फिल्म्स के लोग, उस पर भी पूछताछ होगी। जैसे हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता ने भी बताया कि क्वान पे भी अभी जो है रेड कंटिन्यू है और भी सारी चीजें बाहर आएगी। यहाँ अनुराग के घर पे 8वें फ्लोर जो है, यहाँ पे इनका घर है। कंटिन्यूस तीसरा दिन है रेड का और अभी भी जो है तहकीकात अंदर चालू है, अभी भी जो है कागज खंगाले जा रहे हैं। वहीं कल एक बात जो है आईटी की तरफ से पता चली थी, जहां आईटी ने 20 दिन पहले ही इन सारे फैंटम के लोगों से पूछताछ करने के लिए बात करी थी कि आपके पास इनका ब्यौरा है या नहीं, बट तब जो है इनके लोगों के द्वारा ये कहा गया था। अनुराग कश्यप के घर के बाहर लगातार वहां पर अधिकारी डटे हुए हैं, छानबीन कर रहे हैं, दस्तावेज खंगाले हैं। क्वान के बाहर विवेक बने हुए हैं और वहां पर भी अधिकारियों की तरफ से लगातार छानबीन चल रही है। लेकिन आपको बता दें, अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई पर कंगना रनौत ने हमला करते हुए उन्हें आतंकवादी और गद्दार बताया। कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा, ये आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, जो चोर होते हैं वो सिर्फ चोर होते हैं, जो मातृभूमि को बेचकर उसके टुकड़े करना चाहते हैं वो सिर्फ गद्दार होते हैं, और जो गद्दारों का साथ देते हैं वो भी चोर होते हैं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं और जिससे चोरों को डर लगता है वो साधारण मानव नहीं, नरेंद्र मोदी होता है। तो ये ट्वीट कंगना की तरफ से किया गया है। कंगना रनौत ने अपने एक और ट्वीट में क्या लिखा वो भी आपको दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा, ये सिर्फ टैक्स चोर नहीं बल्कि ब्लैक मनी का बहुत बड़ा लेन देन हुआ है। क्या उन्हें शाहीन बाग दंगों या गणतंत्र दिवस हिंसा को भड़काने के लिए वो पैसा मिला था? ब्लैक मनी कहां से आई और कहां भेजी गई, जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक के बाद एक दूसरा ट्वीट भी कंगना की तरफ से किया गया।